नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन की न्यूज़ एडिटर डॉक्टर नोंगमाइथिम रीना। इसके साथ ही त्रिपुरा विश्वविद्यालय की प्राध्यापिका डॉक्टर सिंधु पोदयाल जी हमारे बीच मौजूद हैं इस विषय पर बात करने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टूडियो में। जैसा कि हम जानते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत 22 जनवरी 2015 में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने की और इसका उद्देश्य था कि जो शिशु के लिंग अनुपात में जो गिरावट आ रही है उसको किसी तरह से रोका जा सके और महिलाओं को सशक्त किया जा सके। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि बेटियों की शिक्षा को सुनिश्चित कराए जाने के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? धन्यवाद। शिक्षा तो बहुत बाद में आता है, पहले तो बेटियों को पैदा होने देना है। और मुझे जहाँ तक लगता है जो भारत सरकार का ये जो पहल है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसीलिए इसमें भी वो जो स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पहले तो उनको बचाने की बात हो रही है। क्योंकि हमारा समाज जो कि हमको पता है कि वो पितृप्रधान समाज है, इट्स अ पैट्रियार्कल सोसाइटी जिसको बोला जाता है। तो यहाँ पे बेटियों की अपनी एक जो बेटियों को लेके जो सोच है, बेटियों को लेके जो डर है कि ये बड़ी हो जाएंगी तो हमारे लिए एक मतलब बर्डन के रूप में उनको देखा जाता है कि इनकी शादी कहाँ होगी, ये दहेज की बात आती है। और जिसके चलते क्या होता है कि इस डर की वजह से बहुत समाज में ये एक कुप्रथा के रूप में देखा जा रहा था काफ़ी सालों से, काफ़ी युगों से, कि मतलब बेटियों को बचाया कैसे जाए। और इसके चक्कर में सब लोगों ने क्या किया कि चलो बेटी पैदा नहीं होगी तो हमारे लिए फिर बाद में भविष्य में कोई समस्या नहीं होगी। और धीरे धीरे बेटियों का जो अनुपात है बेटों के तुलना में वो कम होता गया। अब गवर्नमेंट की ये जो पहल है हमारे भारत सरकार की 2015 से ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम जो चलाए हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, इसमें पहले तो वो बचाने की बात करते हैं, फिर उनको पढ़ाने की बात करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि वो अगर बचेंगी तो किसी न किसी तरीके से अगर उनको पढ़ाई लिखाई में अगर हम उनको थोड़ा सा पुश करेंगे, उनको थोड़ा सा प्रमोट करेंगे, आगे लाएंगे, तो वो बाद में तो अपना तो रास्ता वो निकाल ही लेती हैं। और इसके लिए हमको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, हमारे समाज में से ही हमें बहुत से ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो अपने आप को प्रतिष्ठित करने के लिए बेटियों में हर संभव कोशिश किया है। और इसी मुहिम को जो आज हम यहाँ डिस्कशन पे लाए हैं कि मतलब ये होना चाहिए कि पहले तो उनको बचाने की कोशिश की जाए और फिर उनको जो समाज के जितने भी हम लोग जो शिक्षा है या फिर उनको स्वास्थ्य है, सिर्फ पढ़ाई लिखाई या पैदा होना ही नहीं है, कुपोषण के शिकार होते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या रही है देश में। कुपोषण से बचाना, खाने पीने में उनका ध्यान रखना, फिर उनको पढ़ाई लिखाई के लिए स्वस्थ वातावरण प्रोवाइड करके देना, फिर उसके बाद उनकी चॉइस है। शादी, समाज में प्रतिष्ठा होना, ये सारी तो समाज के नियम के अंदर आ ही जाते हैं। लेकिन पहले वो अपने आप को प्रतिष्ठित तो कर ले, अपने आप की उनके जो सपने हैं, उनके जो मतलब अस्तित्व है, वो अपने आप को खोज तो ले। फिर उसके बाद धीरे धीरे समाज भी बदलेगा और देश में एक अलग सी क्रांति आएगी। इसके लिए तो मैं काफी आप कहना चाह रही हैं कि महिलाओं को पहले अपनी अस्मिता तय करनी चाहिए, अपना अस्तित्व बनाना चाहिए, उसके बाद जो बाकी है उसके एजुकेशन की बात की जाए। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे मैम? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। और ये तय जो है, मेरा मतलब है ये डिसीजन जो है, ये हम ऐसे ह्यूमन बीइंग हम नहीं लेना चाहिए कि ये बेटी को रखेगा या बेटा को रखेगा, ये बेटी को मिटाएगा कोख से ही या बेटे को रखेगा। दिस इज नॉट आवर राइट। ठीक है, जो तो
ये बचाना और ना बचाना एक तरीके से ये हमारा क्वेश्चन भी नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है, होना भी चाहिए और कुदरती तौर पर जैसे आ रहा है। हाँ, जैसे आ रहा है वैसे होना चाहिए। और फिर ये डिस्कशन एक तरीके से, तो ये डिस्कशन ये नेचुरल वे से जो हो रहा होना था वो होते जाएंगे। तो ये आज जो हम डिस्कशन कर रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये डिस्कशन का भी मेरा मतलब है क्वेश्चन भी नहीं उठना चाहिए। बिल्कुल। बट क्या करें, ऐसे उठ गया क्योंकि हमारा सोसाइटी में ऐसे ही क्रिएट हो गया, विडंबना हो चुकी है। हाँ, बना हो चुकी है वर्षों से। इवन जब हम मूवीज या कहानियां और या इवन ऐसे देखेंगे या पढ़ेंगे किताबों में, तो ऐसे ही दिखाते हैं। बिल्कुल। आप जैसे अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी कि हमारा जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है। तो यहाँ पर हमारे जो इंडियन सिनेमा में, स्पेशली अगर मैं भारतीय सिनेमा की बात करूँ, तो यहाँ पर भी वो पूरी तरह से मेल पर बेस्ड ही होती है, जो हीरो पर बेस्ड होती है। तो यहाँ से भी एक लोगों के दिमाग में एक धारणा आती है कि हाँ, समाज पूरी तरह से उसमें जो कंट्रोल है वो मेल ओरिएंटेड हो चुका है। अभी तो काफी चेंजेस देखी है मूवीज में भी, जो वुमेन ओरिएंटेड, बिल्कुल वुमेन सेंट्रिक जी। लेकिन इन चीजों को और भी आगे बढ़ना जरूरी है। इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। बहुत सारे चीजें इम्प्रूव करनी है और बहुत आगे जाना बाकी है अभी। बिल्कुल। मैं ये जानना चाहूंगी कि लड़कियों के शोषण को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? जैसा कि हम लोग शोषण की घटनाओं के बारे में सुनते हैं, तो क्या किया जाना चाहिए जिससे कि ये शोषण रुक सके? ये सब मेरा मतलब है, फर्स्ट पॉइंट वही जो उसमें जो उठाया था कि जो पैदा होते के टाइम में भी ये नेचुरली होना चाहिए, ये फर्स्ट पॉइंट है जी। और फिर सेकंड पॉइंट रहेगा कि फैमिलीज में, सोसाइटी में, और ऐसे ये एक universal and a human issue है globally, not only in our society concentrating here, all over the world है ये universal issue है। तो ये क्यों हो रहा है जी? ऐसा सवाल क्यों उठ रहा है जी? आप जिस भाषा में, आप अगर अंग्रेजी में आप सुविधा महसूस करें तो उसमें बोल सकते हैं। I will try to mix in both because I'm not that much fluent in the Hindi। बोलिए। तो ये आप जो बता रही थी कि ये विश्व भर का मसला है। यस। और ये क्यों हो रहा है इन इट्स एंड एवरी सोसाइटी? ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, हर माने डिफरेंट प्लेसेस में थोड़ा माने कम या ज्यादा है, हाँ, उसी का ही क्वेश्चन है, लेकिन हर जगह में होता है। और ये इन माय व्यू ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है ये फैमिलीज में, सोसाइटीज में लड़कियां, ठीक है, वुमेन का ही कभी कभी तो एनिमीज हो जाता है जी। हाँ, बिल्कुल। असल में जैसे कि मैं इनसे अभी पूछ रही थी कि ये जो शोषण को रोकने के लिए क्या किया जाना है, तो इसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी होनी चाहिए? जैसे कि हम लोग समाज में या किसी परिवार में सुनते हैं कि किसी महिला के साथ शोषण हुआ है या किसी बच्ची के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन वो बच्ची कभी कभी अपनी माँ को ही ये बात नहीं बता पाती है। और अगर बता भी दे तो या तो कभी कभी सिचुएशंस ऐसी होती है कि माँ विश्वास नहीं करती, और अगर सुन भी ले, विश्वास कर भी ले, तो ये उसको समझाया जाता है कि बेटा तुम चुप रहो, कुछ मत बोलो। तो ये जो, हाँ बिल्कुल, इज्जत का सवाल है। तो ये जो शोषण वाली बात है, तो आपको क्या लगता है किस तरह से इसको रोका जाना चाहिए और लड़कियां आगे आए कि अगर उन पर शोषण हुआ है तो उसको वो बोल सके? जी, इसमें तो पहले मैं ये बात बिल्कुल मतलब क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि बहुत बार हम लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमारा शोषण हो रहा है। बिल्कुल, आपने एकदम सही बात। परिवार में हो, क्योंकि परिवार के अपने अपने एटिकेट्स रहते हैं, हर परिवार के अपने संस्कार रहते हैं, हर परिवार में कुछ अपने उठने बैठने के अलग से नियम रहते हैं। अब परिवार में वो कभी सिखाया नहीं जाता,
परिवार में शोषण नाम के शब्द का कभी प्रयोग नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। भले ही आप लड़का हो या लड़की हो, आपके जेंडर कुछ रोल होते हैं। जैसे कोई भी, मुझे नहीं लगता ऐसा परिवार होगा जहां ये बताया जाएगा लड़की है लड़का है। तो पैदा जब होते हैं, बच्चा पैदा हुआ कोई नहीं बोलता मेरे घर बच्चा हुआ है, नहीं बोलते लड़की हुई, मेरे घर या तो लड़की हुई है या मेरे घर लड़का हुआ है। लड़की हुई तो जैसे अगर थोड़े मानने वाले लोग होंगे, थोड़े खुले विचारों वाले होंगे तो बोलेंगे लक्ष्मी हुई है। मोस्टली लड़के को ही प्रिफर किया जाता है। तो पहला अगर आपको शोषण रोकना है ना, वहीं अपनी सोच में रोकना है कि मेरे घर जब जो भी बच्चा पैदा होता है वो एक बच्चा होता है, इन्फेंट, वो एक बच्चा होता है। उसके बाद जो उस परिवार की जिम्मेदारी रहती है, माँ की जिम्मेदारी रहती है। और इसमें मैं इसीलिए बेटी पढ़ाओ को जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि एक बेटी, और यहाँ मुझे हमारी माननीय स्वर्गीय सुषमा स्वराज मैडम का एक वाक्य बहुत याद आ रहा है। जब ये बेटी पढ़ाओ ये जो मुहिम चला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम, तब उन्होंने अपना एक छोटा सा भाषण दिया था। उसमें वो बताई थी कि मैं थोड़ा पैराफ्रेज करके उनको बोल रही हूँ कि मतलब एग्जैक्ट नहीं भी हो सकता है, लेकिन बहुत पहले मैंने सुना था। तो वहाँ वो बताती हैं, एक औरत जब पढ़ती है, एक औरत जब अपने काबिल बनती है, तो वो अपने साथ साथ 3 परिवारों का कल्याण करती है। पहला परिवार जहाँ वो पैदा होती है, दूसरा वो जहाँ वो शादी होके जाती है, और तीसरा वो जो बच्चा उनसे पैदा होता है। तो 3 परिवारों का वो नरिश कर रही होती है। 3 परिवारों को वो एक साथ समेट के उसको शिक्षित बनाती है। तो और ये बहुत, इसके लिए बहुत जरूरी है कि महिलाओं का शिक्षित होना। हाँ, सशक्तिकरण बहुत ही जरूरी है। सशक्तिकरण जरूरी नहीं है कि वो जॉब करके ही आए। अपना अगर अपनी जो सोच है, अपनी जो मतलब वैल्यू एजुकेशन, हाँ, अपनी जो उनको लगता है ये सही है या गलत है, वो अगर सामने वाले के सामने वो निडर होके रख पाए, इसी को मैं सशक्तिकरण मानती हूँ। सशक्तिकरण की बहुत बड़ी बड़ी भाषाएं, बहुत बड़े बड़े डेफिनेशंस दिए गए हैं, लेकिन एक औरत तब सशक्तिकरण की उस चरम सीमा पे होती है जब वो किसी भी परिस्थिति में कहीं भी खड़ी होके किसी भी चीज को ना, नहीं, या फिर ये ऐसा होना चाहिए, ये जब बोलने लगती है तब एक औरत जो है वो सशक्त बनती है। और ये स्टेज जब इंडिया में ये इस स्तर तक जब हम पहुंचेंगे, हर एक महिला, जब देश के हर एक कोने की महिला जब इस स्टेज पे पहुंचेगी, इस स्तर पे पहुंचेगी, तब हमारा देश देखिए कहाँ उन्नति के रास्ते फिर चल पड़ेगा। बिल्कुल, जैसे कि आप अभी कह रही थी कि महिलाओं को या बेटियों को ना करना भी सीखना चाहिए, जो कि अक्सर उससे ये आशा नहीं की जाती कि उसके मुंह से ना निकले किसी बात के लिए ना। तो परिवार में अक्सर बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि बेटियों के मुंह से ना सुनना उसके ही माता पिता या उसके जो बाकी परिवारजन जो होते हैं वो लोग सुनना पसंद नहीं करते, और उसके बाद से ही उसके भीतर वो जो हीन भावना है पैदा होती है कि मैं सुपीरियर तो कभी हो ही नहीं सकती, तो वो जो इन्फीरियर जो फीलिंग है उसके अंदर वो तैयार होने लगती है ना। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? क्या आपने कभी अपने परिवार या अपने आसपास ऐसा कभी महसूस किया है? Yes, I would like to share my own personal story. तब तो नहीं पता था कि वो क्या हो रहा था। हाँ, शोषण हो रहा है। हमारा जगह एक माने इट्स अ टाउन, स्मॉल टाउन है जी। तो पहले तो माने हर घर में टीवीज नहीं होते थे। जब हम बहुत छोटे थे तो माने लोकेलिटीज में या नेबर्स में जाके टीवीज देखते थे, जिसके घर में टीवी देखते थे। तो हमारे घर से थोड़ा माने सेम लोकेलिटी है, लेकिन पैदल जाके हम ग्रुप्स में जो खेलते खेलते टीवी देखने जाते थे। तो वहाँ पे उसी टाइम पे तो हम तो बहुत छोटे थे, तो हम तो उसको अंकल कह के ही पुकारते थे। तो माने बैठाना चाहते थे उसके। जी। ऐसे टीवी देखते देखते बोलते कि जगह नहीं है बैठने के लिए, तुम यहाँ पे आके बैठो। तो हाँ, हम भी माने ऐसे लोकल अंकल तो हाँ बैठे थे, लेकिन जैसे जैसे माने आई वॉज फीलिंग
इनअप्रोप्रिएट। तब मैं बचपन से ही थोड़ा माने आई वाज लाइक ए काइंड ऑफ आई एम मोर लाइक ए ही देन ए सी। ओके, सो आई एम ऑलवेज बीन। तो और मेरे परवरिश जो है मेरी मम्मी से ज़्यादा पापा से ज़्यादा क्लोज हुई हूँ, और उसके बारे में बाद में आती हूँ। तो आई वुड से कि आई वाज इन दैट एज को मैं होशियार थी जी। तब मैं उठ गया और फिर मैंने कुछ नहीं बोला था, लेकिन मैंने उसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं रिएक्शन दिया आपने, रिएक्शन दिया, देखा ऐसे करके। ओके, फिर मैं छोड़ के चले आए। आई हैवंट शेयर्ड दिस स्टोरी, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम शेयरिंग हियर, बिकॉज इसका जो चर्चा चल रहा है। और इसमें तब तो हमको पता नहीं था ये बैड टच और गुड टच के बारे में। करेक्ट। फिर भी एक अंदर से महसूस होता है समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। और वैसे भी कहते हैं ना, लड़कियों के अंदर वो जो सिक्स्थ सेंस होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। बिल्कुल। तो अभी ये हर घर में इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो हर घर में बेटियों को और इवन बेटों को भी सिखाना चाहिए कि बैड टच क्या होता है और गुड टच क्या होता है। और लड़कों को ज्यादा सिखाना ये जरूरी है जी। बिल्कुल, कि कैसे लड़कियों का रेस्पेक्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसे कि अभी बता रहे थे, ये जो अक्सर इस तरह की घटनाएं घटती, और ये घटनाएं हर घर की एक आम कहानी हो चुकी है। आपने बता दिया है, दूसरा नहीं बता पाता है कि नहीं? तो ये जो नहीं बता पाना, जैसे कि आपने जब ये घटना आप बता रही थी तो मुझे और भी कुछ घटनाएं मेरे भी जीवन से कुछ रिलेट हो गई। तो ये चीज हो रही है, लेकिन लोगों को पता नहीं चल पाता, और खास करके लोगों को जानने की जरूरत नहीं है, परिवार के लोगों को ही, जो वो लड़की है वो बता नहीं पाती है। और अगर जैसे कि मैंने कहा बता भी दिया तो उस पर या तो विश्वास नहीं किया जाता, और या फिर कह लीजिए कि उसको चुप रहने के लिए ही मतलब कहा जाता है, या फिर इग्नोर किया जाता है। तो ये जो गुड टच और बैड टच की जो आपने बात की, बिल्कुल ये लड़कियों को, बच्चियों को इस समझाया जाना चाहिए। एक उम्र होने के साथ साथ, एक उम्र होने के बाद वो समझाया जाना चाहिए। और इसके साथ ही हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी कुछ ऐसे एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन जी बिल्कुल उसको लाया जाना चाहिए, ताकि ये जो अवेयरनेस है लड़कियों के अंदर ये आए। हाँ, अभी ला तो रहा है, मेरा मतलब है एजुकेशन सिस्टम में ये सेक्स एजुकेशन के बारे में कंपल्सरी हो रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ आवर सोसाइटी कॉन्स्ट्रेंट्स एंड ऑल, ये नॉट अप टू दैट तो हो रहा है जी। तो आप जैसे कि बता रही थी कि इन्होंने जो कहा कि शोषण को रोके जाने के लिए, तो क्या आपके आसपास ऐसी कोई घटना घटी जो आप यहाँ पर उसे उदाहरण के तौर पर पेश करना चाहेंगी? जी बिल्कुल। जैसे वो घटनाएं, तो क्योंकि मैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, तो यहाँ पे हमारे जो यूनिवर्सिटी में है, हम क्या करते हैं कि जैसे मैं एक वुमेन हूँ और मैं टीचर हूँ, साथ में मैं हॉस्टल की वार्डन भी अभी हूँ 2.5 साल से। तो हर एक बच्चे के साथ एक अलग सा एक कनेक्शन रहता है। तो जब वो लड़की, बहुत सारे लड़कियां भी क्या है, हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से हम बहुत सारी चीज़ें हम खुल के नहीं बोल पाते, लेकिन धीरे धीरे वो एक प्रोसेस जो होती है, वो मेथड को एक्चुअली हर एक टीचर को भी सिखाना चाहिए और माँ बाप को भी काउंसलिंग करनी चाहिए। बहुत बार क्या होता है, माँ बाप को पता ही नहीं होता है कि उनको सिखाना क्या है। तो क्योंकि अगेन वो क्वेश्चन वहीं आ जाती है। एक कारण ये भी तो हो सकता है ना कि वो जो कुछ परिवार कंजर्वेटिव होते हैं, तो वो लोग उस तरह की बातें अपने बच्चों से शेयर नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे युग में रहते हैं, 21वीं शताब्दी जिसको बोला जाता है, हम एक टेक्नोलॉजिकल एज में रहते हैं, अभियांत्रिकी एक दुनिया है जहाँ हर एक चीज आप अगर नहीं भी सिखाओगे तो बच्चा मोबाइल में देख के भी सीख लेगा। तो अगर पहले तो वही आपको खुद जागरूक होना है एज अ मदर, और वहाँ आप अगर नहीं सिखा पाते तो ये टीचर की जिम्मेदारी रहती है, स्कूल में टीचर की जिम्मेदारी रहती है कि वो क्योंकि को-एडेड जो आज भी जो भी एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ तो सेक्स एजुकेशन कंपलसरी जैसे ही कर दिया गया है कि, और उसके बाद आता है हमारा रोल हायर एजुकेशन में। जब आते आते उसके तो सारे मतलब पर्सनैलिटी एक तरीके से डेवलप होने के बाद ही हमारे पास आते हैं। तो जो आउटकम होता है
उनका जो आउटब्रस्ट रहता है वो दिखाई देता है जब हमारे पास आते हैं। या तो मैरिड हो रहते हैं वो लोग या फिर अनमैरिड भी रहते हैं, तो उनका ऑलरेडी एक लेवल तक का उनका सोच डेवलप हो चुका होता है। तो वहाँ उस चीज़ को चेंज करने के लिए हमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, लेकिन ये भी एक अच्छी बात है क्योंकि वो जो कि एडल्ट हैं तो उनको समझाया अच्छे से जा सकता है। जैसे कि मैं कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे पढ़ाती हूँ, जैसे अभी इसी सेमेस्टर में एक कोर्स पढ़ाती हूँ मैं जिसमें अप्लाइड एथिक्स के नाम से है। अब वहाँ पे सरोगेसी के बारे में पढ़ाते हैं हम, फीमेल इन्फेंटिसाइड के बारे में हम पढ़ाते हैं, एबॉर्शन के बारे में हम पढ़ाते हैं। अब अगर मैं इनको ऐसे ही थियोरेटिकली पढ़ाने जाऊंगी, लड़का हो या लड़की दोनों के लिए थोड़ा सा एक ऑकवर्ड सिचुएशन आ जाता है, लेकिन उसको पढ़ाना भी तो है। तो उनको केसेस जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो हर दिन कुछ न कुछ केसेस जो कोर्ट में चल रही हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग उनको पहले उनको भेज दिया जाता है घर में पढ़ो, फिर समझ में नहीं आता है हम उसको डिस्कशन करेंगे। तो इस तरीके से जैसे डिस्कशन के थ्रू या फिर बहुत बार मैं जैसे डेमो के थ्रू उनको समझाने की कोशिश करती हूँ। ऐसे कुछ लड़कियां आती हैं और बोलते हैं कि जैसे मेरे घर में मुझे थोड़ा अलग सा व्यवहार किया जाता है, तब भी अभी आप एकदम से किसी चीज को आप बोल भी नहीं सकते क्योंकि आपने एक तरफा बयान सुना है। तो धीरे धीरे चीजों को चेंज करने के लिए पहले तो आपको यही, मैं बाहर बहुत बड़ा कुछ वो नहीं उन लोगों को बोलती, बस इतना बोलती हूँ तुम एक इंसान हो, औरत हो, जेंडर वाइज तुम एक औरत हो, तुम्हें जेंडर्ड रोल दिए गए हैं, जरूरी नहीं है उनमें तुम फिट बैठो। बिल्कुल। और अपनी आवाज अगर बुलंद करनी है तो पहले अपने आर्ग्यूमेंट सही रखो। अब आर्ग्यूमेंट सही रखने के लिए आपकी समझ डेवलप होनी पड़ेगी और उसके लिए आपकी शिक्षा इतनी मतलब फलदायी होनी चाहिए कि आप जब बोलो तो सामने वाला आपको मना न कर पाए कि आप गलत बोल रहे हो, या फिर आपको ये न बोल पाए कि ये ऐसे क्यों बोल रही हो। समझाने के अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग तरीके से हम लोगों को समझा सकते हैं और जरूरी नहीं है हर बार वायलेंट या फिर नहीं ये सब बोल के ही समझाया जाए या प्रोटेस्ट किया जाए। बहुत बार चीजें लॉजिकली समझाई जाए, बहुत तर्कसंगत तरीके से समझाई जाए तो मुझे लगता है हम इंसान ही तो हैं, धीरे धीरे बदलेगा। ऐसा नहीं कि एकदम से कुछ रिवेल करके कुछ चीजें चेंज होंगी, लेकिन मुझे लगता है धीरे धीरे अगर हम ये अपने पर्सनैलिटीज के थ्रू अगर मैं कुछ गलत नहीं करूंगी एज अ वुमेन तो मेरा अपना जीवन ही किसी के लिए आदर्श बन जाएगा। और जब उनको लगेगा कि ये तो सही ही कर रही है तो धीरे धीरे वो भी तो चेंज होंगे। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। दिस इज मोर ऑफ अ पैसिव वे, इट इज नॉट अ वेरी एक्टिव वे जिसको हम सक्रिय एक पद्धति नहीं मानते। ये निष्क्रिय पद्धति है, लेकिन एक बहुत लंबा जाने वाला है ये मेथड। आप जैसे कि आप एक जगह जॉब करती हैं जी, तो वहाँ पे कई महिलाएं हैं, पुरुष हैं, तो क्योंकि यहाँ पे बेटी बचाओ तो आप एक बेटी हैं, तो उस तौर पे अगर मैं कहना चाहूँ कि ये जो हैरासमेंट जो है ये वर्क प्लेस पर भी महिलाओं को इससे गुजरना पड़ता है जी। तो आपको क्या लगता है कि वर्क प्लेस में अब जो ये हैरासमेंट हो रहा है या कितना है, मतलब मैं उन आंकड़ों पर नहीं जाना चाह रही हूँ, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि उन चीज़ों को लड़कियाँ किस तरह से या महिलाएं किस तरह से उन चीज़ों से रूबरू होकर उनको टैकल कर सकती हैं। जी, इसमें तो जो मैंने पहले भी बोला, बहुत बार हम लोग क्या करते हैं बीइंग अ वुमेन, हम औरत होने की वजह से वो एक इंस्टिंक्टिवली एक मतलब हमारे में एक वो आता है नेचर कि चलो छोड़ो यार, इतना ज़्यादा नहीं खींचते बात को, ऐसा भी होता है। और बहुत बार क्या होता है चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं तो फिर हाथ से फिर निकल जाएगा, संभाल नहीं पाएंगे। और अलग से हमारे तो समाज में एक ये जो शब्द है बदनामी, ये इसने तो हर जगह घर करके रखा है। मुझे समझ में नहीं आता, ये शब्द लड़कियों के साथ ज्यादा होती है। पता नहीं लड़कियां बदनामी कौन से अपने बॉडी के कौन से पार्ट में लेके घूमती हैं, वो मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन लड़कियों का बोलना भी बदनामी का निशानी माना गया है अतीत में। लड़कियों का जोर से हंसना भी, ठहाका लगा के हंसना भी बदनामी, मतलब परिवार के लिए बदनामी का एक स्रोत रहा है।
तो इसमें मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि बहुत बार हम हरेसमेंट को इग्नोर करते हैं। हालांकि हर बार ये भी बोला जाता है कि हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसके लिए बॉडीज़ हैं, जैसे हम जो वर्क प्लेस में होता है तो हमें पता होता है कि हमें किसको एड्रेस करना है। प्रॉब्लम तब आती है जब समाज में औरतों को नहीं समझ में आता है कि लिटरली में शोषण हुआ है और उसको कहाँ एड्रेस करना है। तो एटलीस्ट हमारे पास वुमेन कमीशन है, हम वहाँ पे अपना वो अपनी एप्लीकेशन जो है, अपनी जो शिकायत जो है वो वहाँ दर्ज करा सकते हैं। और पहले क्योंकि पुलिस से लोग बहुत डरते हैं, घर वाले तो डरते ही हैं, औरतों के लिए भी एक मतलब एक बहुत ही संकोचजनक स्थिति होती है। बहुत बार जाना नहीं चाहती हैं पुलिस स्टेशन गए तो अगेन फिर वो बदनामी की बात आ जाती है, या फिर चीज़ें केस तरीके से जब चला जाता है, पुलिस केस जब हो जाता है तो वो अलग बात हो जाती है। तो इंस्टीट्यूशन लेवल में तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे कमिटीज़ रहते हैं जहाँ पे वुमेन सेल रहता है, जहाँ लड़कियाँ औरतें अपनी प्रॉब्लम्स जाके शेयर कर सकती हैं और ग्रीवेंस मदद ले सकती हैं। ग्रीवेंस रिहर्सल कमेटी जो होती है वो लोग भी टाइम टू टाइम मीटिंग्स करके इसको मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं, और जहाँ एटलीस्ट वुमेन रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं तो उनकी बातें सुनने के लिए। और इसमें मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगी कि हमें ये भी एक सोच बनानी है अभी कि जितनी भी कमिटीज़ बने या जितनी भी ऐसे एड्रेस करने वाले जितने भी प्लेटफॉर्म्स रहें, वुमेन को अपना पार्टिसिपेशन देना है। क्योंकि आज अगर उस जगह पे हम जाके चीज़ों को एड्रेस नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तो हम सोल्यूशन की दिशा में नहीं बढ़ सकते। तो इसके लिए हर किसी की ये एक पहल होनी चाहिए कि हम आगे आएँ, अपने जो सुझाव हैं, अपने जो प्रस्ताव हैं वो अपने टेबल पे रखें और डिस्कशन हो, उनके बारे में काफ़ी डिस्कशन हो, उसके बाद ही कोई सोल्यूशन पे आए। और जब ये सारा कुछ होके सोल्यूशन होएगा तो मुझे लगता है कि काफ़ी वो फलदायी होगा। सही, बिल्कुल सही। आप जैसे कि आप दोनों कर्मरत हैं अपने अपनी फील्ड में, आप जैसे कि अभी जॉब करती हैं, समाज में एक प्रतिष्ठा है, तो इसके लिए मैं स्पेशली आपके परिवार की, आपके माता पिता के रोल के बारे में जानना चाहूँगी। आज आप यहाँ पर हैं तो इसमें उन्होंने किस तरह का रोल प्ले किया कि आपको यहाँ तक आने में आसानी हुई? सबसे पहले तो मैं माने ऊपर वाले को बहुत थैंकफुल बोलना चाहती हूँ, और फिर सेकंड में माय पेरेंट्स, मम्मी पापा को बहुत थैंकफुल हूँ, स्पेशली बिकॉज मैं उन लोगों की ही बेटी बन के पैदा हुई। बिकॉज हमारा फैमिली एक ऐसा फैमिली है कि जिंदगी में कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं लड़की हूँ या लड़का, बेटी हूँ या बेटा। आई हैव नेवर फेल्ट दैट वे। इसलिए माने बाकी लड़कियों का स्टोरीज तो बहुत सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन जो पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो तो लकीली नहीं है। तो जैसे मेरा 3 भाई हैं, आई एम द 4th चाइल्ड। ओके। 3 बड़े भाई हैं और एक बहन है। तो हम सब एक ही बराबर जैसे ही देखते थे, सबको अभी एक भी ही तरह देखते हैं। ट्रीट किया गया। हाँ हाँ। तो एजुकेशन भी जैसे, और हमारा फैमिली मिडिल क्लास फैमिली है, इवन लोअर देन दैट। को उतना माने अच्छी खासी फैमिली अभी तो थोड़ा बहुत डेवलप हो गया है, इम्प्रूव हो गया है, लेकिन पहले उतना नहीं था। मम्मी पापा को बहुत मेहनत करनी पड़ी क्योंकि हम 5 हैं, सबको पढ़ाना है। और तो फिर भी मेरी मम्मी पापा ऐसा है कि जो भी करो, हम घर में खाना खाने से भी, नहीं खाने से भी ठीक है, लेकिन आप लोग को पढ़ाई करनी है, स्कूल जानी है। बिल्कुल ऐसी तरह का फैमिली है। तो ऐसी और हम 5 लोग में से मैं लड़की हूँ, फिर भी आई थिंक आई माइट बी द मोस्ट स्टॉक बोर्न चाइल्ड। जी।
मैं अब आपसे पूछना चाहूँगी सिंधु जी, सरकार ने कई तरह की स्कीम्स रखी हैं बच्चियों की, कह सकते हैं उनके कल्याण के लिए, उनको आगे लाने के लिए, उनके लोग जागरूक हों अपनी बेटियों के प्रति, लेकिन ये कहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, या अगर हम सरकार की तरफ से होकर हम उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम जो जानते हैं वो किस तरह से पहुंचा सकते हैं, इस बारे में अगर आप बताएं। जैसे कि एक तो गवर्नमेंट ने लड़कियों के लिए बहुत तरीके की सुविधाएं दे रखी हैं। औरत होना अपने आप में पहले जो अभिशाप माना जाता था, आज वो ब्लेसिंग है। आज अगर हम 21वीं सदी की बात करें तो औरत होना अपने आप में एक आशीर्वाद है। वो इसीलिए क्योंकि ये सिर्फ स्कीम्स की बात नहीं है, वो इसलिए कि आप एक ऐसे युग में रहते हो आज जहां बराबरी का दर्जा दिया गया है। और ये जो मुहिम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो भी उसी मुहिम का एक हिस्सा है कि समाज में बराबरी का जो दर्जा है, क्योंकि हाफ ऑफ द सेक्स जिसको बोला जाता है, आधा जो हमारा सेक्स रेशियो है, आधी आबादी जिसको बोली जाती है, वो औरत का है। तो जब वो औरत, आप आबादी के सिर्फ काउंट करने के लिए ही नहीं है या फिर संख्याओं को गिनने के लिए ही आप आबादी नहीं है, आप फिजिकली भी उतनी ही फिट हो, ये हो। तो गवर्नमेंट ने आज इतने सारे आपको स्कीम्स दे रखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिजर्वेशन की अगर आप बात करें तो आप अगर इस बारे में आपको जागरूक होना है कि आपका रिजर्वेशन है, राइट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम जहां हम बोलते हैं कि बस में जो सीट रिजर्व रहती है वहां से लेके आपके पार्लियामेंट में जो आपकी सीट रिजर्व होती हैं वहां तक। तो आप पैदा हुए, एक बेटी पैदा हुई, उसको लेके बहुत सारी जो स्कीम्स हैं, उसके बाद थोड़ी बड़ी हुई, उनको स्कॉलरशिप का प्रावधान है, जैसे सुकन्या योजना हो गए। ये तो सारे गवर्नमेंट के अपने सोचे समझे एक उसके जरिए आया है कि मतलब बेटियों को थोड़ा प्रमोट किया जाए, जो बेटियों को जो दर्जा नहीं मिला है समाज में इतने वर्षों से, वो दिया जाए। और ये जो स्कॉलरशिप्स हैं, स्कीम्स हैं, अब प्रॉब्लम ये होती है बहुत बार लोगों को पता नहीं होते, और पता नहीं होने की वजह से क्या होता है कि अरे कुछ तो नहीं है, समाज में कुछ नहीं बदला, बहुत सारे लोगों का ये एक रोना रहता है। लेकिन मैं वहाँ हमेशा ये बात कहती हूँ कि आप एज एन इंडिविजुअल, आप व्यक्तिगत तौर पे आप कितना कंट्रीब्यूट किए हैं इस मुहिम को समझने में, इस मुहिम को फलदायी बनाने के लिए आपका खुद का कंट्रीब्यूशन कितना है, आप जानते हो, आप समझते हो। आप अगर जानते हो, समझते हो, तो एटलीस्ट हमें ये करना चाहिए कि हमारे आसपास के जो लोग हैं वो इस मुहिम का फायदा उठा पाएं। और जब ये होगा, मैं मेरे लोकेलिटी में उस चीज को जागरूक, वहाँ के लोगों को जागरूक कराऊंगी। मैडम अपने लोकेलिटी में करेंगी, आप अपनी लोकेलिटी में करेंगे। जी, वर्क प्लेस हो गया, लड़कियों को जागरूक बनाना है। सैनिटेशन को लेके बहुत आजकल बहुत चर्चा में रहा है पिछले 5-6 सालों से। सो क्लीनलीनेस और सैनिटेशन, स्पेशली वुमेन, एडल्ट जो गर्ल वो हैं, तो ये सारी चीज़ों को आपको पहले तो हर कोई उसको लेके सोचेगा नहीं, लेकिन अगर सोच भी लिया तो हो सकता है समझे नहीं। लेकिन जिनको पता है, पहले तो आपको पूछना भी पड़ेगा और सामने वाले को फिर बता के भी देना है। जिनको समझ में आए तो वो अपने तरीके से व्यक्तिगत तौर पे चीज़ों को समझे और समझाए। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट का काम हर एक घर में जाके समझाना नहीं है, लेकिन उनकी मुहिम, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी गवर्नमेंट की तरफ से होकर इन बातों क्योंकि हम भी उन्हीं का हिस्सा हैं, हम भी गवर्नमेंट के लिए ही काम करते हैं। तो ये हमारा एक नैतिक दायित्व भी रहता है कि समाज के हर एक तबके के लोगों को हम जोड़ें और लोगों को जागरूक करें। क्योंकि जागरूकता एक ऐसी चीज है, उसका काम हम गवर्नमेंट के ऊपर नहीं डाल सकते, वो हमें हमारे अपने व्यक्तिगत तौर पे ही हमें करना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं दोनों से ही ये प्रश्न करना चाहूँगी। भारत की बेटी हैं, आप लोग आत्मनिर्भर हैं, सबसे बड़ी बात जो आज लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले शिक्षा पाने के बाद आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी हो चुकी है। तो इस संदर्भ में आप क्या संदेश देना चाहेंगी हमारी भारत की बेटियों को, लड़कियों को?
इस बारे में मैं कहना चाहूँगी कि ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम एक इंसान हैं. फॉरगेट अबाउट आवर जेंडर. तो जो ऐसे ह्यूमन बीइंग जो पैदा हुआ है, तो जो भी हक है, बर्थ राइट जो है जी, हमसे कोई नहीं ले सकते, कोई नहीं छीन सकते, वो हमारा ही होगा. और कभी भी किसी को हमारे ऊपर ओवर पावर करने का चांस नहीं देना. बिल्कुल हावी नहीं होने देना चाहिए. हाँ, बिल्कुल, हाँ. बिल्कुल. Without our conscience in every field, in every angle of life. बिल्कुल. तो जो भी डिसीजन लेगा हमारी मर्जी से लेगा, तब हम अपने पैरों से खड़े हो सकेगा. बिल्कुल. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. ये अपने पैरों से खड़े होने का मतलब इसमें ये भी शामिल है कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना. बिल्कुल. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट. तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए हमें एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन बहुत ज़रूरी है. तो ये पाना है, ये पाना हमारा बर्थ राइट है, ये मैं कहना चाहती हूँ. बिल्कुल. आपसे जानना चाहूँगी, क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं बस यही कहूँगी कि पहले तो आप, जैसे मैडम ने अभी कहा कि आपको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना है, क्योंकि इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होने का या फिर जो अपने डिसीजंस आप खुद ले सकते हो. जब आप आप किसी के लिए जब डिपेंडेंट नहीं रहते, अपने रोज़मर्रा की जितनी भी आपकी ज़रूरतें हैं उनको वो करने के लिए आप अगर किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते, तो कोई आपको पूछेगा नहीं. पहली बात, कोई आपको पूछेगा नहीं कि तुम भाई इसका आंसर दो, इसका जवाब दो. तो जब आपकी जवाबदेही कम हो जाएगी तो आप बहुत खूबसूरत तरीके से अपनी क्रिएटिविटी को फिर डेवलप कर पाएंगे. क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है हर इंसान किसी न किसी क्षेत्र में कुछ न कुछ उनमें खासियत रहती है. उस खासियत को पहले आप समझो. बिल्कुल. और वो समझने के लिए आपको कोई हायर एजुकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है. आपको पता चल जाता है कि आप किस चीज़ में अच्छे हो. बिल्कुल, या बिल्कुल. हो सकता है गाना गाने में अच्छे हो, डांस में अच्छे हो, खाना पकाने में अच्छे हो, या फिर पढ़ाई लिखाई में अच्छे हो, लिखते अच्छा हो, है ना, साज सजावट में आपकी अच्छी रुचि है, या फिर आप इंटीरियर डेकोरेशन इन सब में आप अच्छे हो. और हर व्यक्ति दुनिया में भगवान ने ये खूबी दे के भेजे हैं भगवान ने कि हर किसी को कि किसी न किसी फील्ड में तो आप अच्छे हो सकता है सारे फील्ड में ना हो, लेकिन एक फील्ड आपको बस उसको समझना है. उसको समझिए, फिर उसको आप उसको लेकर आगे बढ़िए. एजुकेशन लेना है उसी फील्ड में लीजिए, फिर उसको अपने रोजगार का जरिया बनाइए. तो जब ये बनाएंगे तो एक तो आप खुश होके करेंगे, और जब आप खुश होना, क्योंकि हम औरतों को खुश होना भी अगेन वो बहुत बड़ा एक वो है कि आप जब खुश रहेंगे तो देखना आसपास के लोग जो आपके लिए हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं, वो भी खुश रहेंगे, समाज खुश रहेगा. और ये तो बोला ही गया है हमारी संस्कृति में कि जहाँ नारी की जहाँ पूजा होती है वहाँ देवता बसते हैं, और जहाँ नारी खुश रहती है उस परिवार में कभी भी दुर्भाग्य नहीं आता है. ये हमारा एक हमारी संस्कृति है, वो संस्कृति का ध्येय जो है वो ये है. और नारी को एक उच्च स्थान पे रखा गया है. कहीं ना कहीं समाज के एक हमारे इतिहास में, हमारे अतीत में कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते औरतों का जो शोषण ये सब काफ़ी लंबा चला. लेकिन आज 21वीं शताब्दी में हमें वो हमारे जो खोए हुए जो हमारे ताकतें थी अभी हमें वापस मिले हैं. तो यही एक ऐसा वक्त है जहां हम खुद को सशक्त कर सकते हैं, और हमारे साथ साथ हमारे समाज को भी हम सशक्त कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद. फिर मुलाकात होगी, एक नए विषय पर चर्चा होगी. आज के लिए इतना ही. नमस्कार. थैंक यू.